हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम वही रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर पढ़ेंगे जो मैंने पहले क्लास में ऑलरेडी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? और एक बात, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। आपको याद रखना है, टोटल इनकम जो एसएससी का होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाए सारा सेक्शन, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ओके, सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 जो बोलता है वो बोलता है, सेक्शन 5 बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। यह हम बाद में देखेंगे। सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। ओके, सेक्शन 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 बोलता है रेसिडेंशियल स्टेटस। हम एक पर्सन के इंडिविजुअल हो या कोई भी पर्सन हो, पर्सन में क्या क्या है ये तो आपको पता है। पर्सन इंक्लूड्स होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन होता है। वही पर्सन का हम रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो दिया है सेक्शन 6 में दिया है, ये है रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6। देन अब हम देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या दिया है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। मतलब इनकम आप मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा ये इनकम आपने इंडिया में रिसीव की है। ओके, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड मतलब क्या होता है? डीम्ड मतलब मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये बोलता है हमारा सेक्शन 7। ओके, सेक्शन 8 जो है वो नॉट रिलेवेंट है, नॉट रिलेवेंट। आप नोट्स भी करते चलिएगा मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, सेक्शन 9 जो है वो बोलता है इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। मतलब आपको मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा कि आपने जो इंडिया में इनकम कमाया, बाहर इनकम कमाया है, वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। मतलब मानो या ना मानो, आपको मानना ही पड़ेगा वो इनकम आपने इंडिया में कमाई है। ओके, जैसे कि इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ओके, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हमारा वो स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। आपको मेरे साथ ये रिपीट भी करना है। टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। ओके, सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। क्या बोलता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, सेक्शन 7 क्या बोलता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 8 क्या बोलता है? नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 8 जो बोलता है नॉट रिलेवेंट, ये बाद में हम देखेंगे। सेक्शन 9 जो बोलता है इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया। ओके, ये बोलता है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ रूल्स भी देखे थे। रूल्स कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? पहले तो हम देखे थे रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली। मतलब हर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हम अलग अलग करके निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस निकलेगा, ऐसे ही नहीं आएगा। हर एक पर्सन का इंडिविजुअली रेसिडेंशियल स्टेटस निकल के आएगा। ओके, सेपरेटली निकल के आएगा। ओके, अब हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इज ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, क्योंकि हम अगर इनकम प्रीवियस ईयर का देखते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस भी हम चेक करेंगे प्रीवियस ईयर का। ओके, ये आपको याद रखना है। देन हम देखे थे
ए पर्सन मे बी ए रेसिडेंट फॉर मोर देन वन कंट्री फॉर एनी प्रीवियस ईयर, मतलब एक प्रीवियस ईयर में एक पर्सन एक से ज़्यादा कंट्री का भी रेसिडेंट बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडिया का ही रेसिडेंट बना रहेगा प्रीवियस ईयर में, नहीं। वो इंडिया एक ही प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का भी रेसिडेंट बन सकता है, बाहर कोई कंट्री का भी वो रेसिडेंट बन सकता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। ये क्या कंडीशन है ये हम पढ़ेंगे, ओके आज की क्लास में। ओके, सिटीजन ऑफ कंट्री और रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ आर डिफरेंट। मतलब सिटीजन होना या रेसिडेंट होना ये दोनों अलग कंसेप्ट है। आज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या बोलता है कि हमारा जो इंडियन सिटीजन है वो हमारा सिटीजन होना या ना होना ये हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा रेसिडेंट होना या ना होना ये कुछ बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। और क्या कंसेप्ट हमने देखा था, और हम देखे थे कि पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट जो होता है वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। एक तो होता है ROR रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, RNOR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देन NR नॉन रेसिडेंट। ये तीन कैटेगरी होता है। पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट इन तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है। वैसे तो ROR के हाथ में सारे का सारा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, बट ये तीनों जो है इन केस में ROR क्या है, RNOR क्या है, NR क्या है, ये हम आगे देखेंगे किसको हम ROR, RNOR और NR बोलते हैं। अभी हम देखते हैं कि पास्ट ऑन टैक्स प्रॉफिट जो है वो तीनों के हाथ में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपने इंडिया में कमाया है वो भी तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए तीनों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपने बाहर कोई कंट्री से कमाए हो तो उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। अब हम देखे थे जैसे कि द टर्म स्टेड इन इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। वैसे अगर इंडिया में आए अगर विदिन 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब हमारा जो इंडिया का डेफिनेशन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है कि इंडिया का डेफिनेशन कहाँ तक इंडिया है हमारा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल मैंने आपको पढ़ाई हूँ, ये भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि बेस लाइन जो है इंडिया का उससे 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो आता है वो हमारा इंडिया है। अब 12 नॉटिकल माइल्स में अगर 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो ऑल पर्पस के लिए इंडिया है, अगर 200 नॉटिकल माइल्स है वो ओनली ऑयल एंड नेचुरल गैस पर्पस के लिए इंडिया है। ये आपको याद रखना है, ये हमारा इंडिया का डेफिनेशन था। अगर एक पर्सन इंडिया में आया विदिन 12 नॉटिकल माइल्स में आकर वो शिप में रह गया तो वो इंडिया में आ गया है, ये हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ तक फैला है, 12 नॉटिकल माइल्स ऑल पर्पस के लिए इंडिया है, तो 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.582 किलोमीटर्स। तो अभी हम देखते हैं कि अगर कोई पर्सन आकर इंडिया के अंदर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर इंडिया में आया और आकर वहीं पर शिप में रह गया तो वो भी हम मानेंगे कि वो इंडिया में आ चुका है, ओके। अब ये था, और आने जाने की दिन भी हम इंडिया में काउंट करेंगे, ये आपको याद रखना है। मतलब जिस दिन वो इंडिया में आया और जिस दिन वो इंडिया से गया उस दिन को भी हम इंडिया में काउंट करेंगे। अब हम आज की क्लास में बेसिक कंडीशंस देखेंगे, जिस कंडीशन के सेटिस्फाई करने से एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट बनेगा, और क्या क्या कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने से एक पर्सन ROR बनेगा या RNOR बनेगा या NR बनेगा, यह हम देखते हैं आज की क्लास में, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सेक्शन 5 जो है ना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, ये थ्योरी का है तो ये हम बाद में देखेंगे, सब कॉन्सेप्ट में कवर करवाऊंगी, अब डोंट वेरी, ओके। सेक्शन 6 पहले हम देखते हैं। सेक्शन 6 क्या बोलता है, रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस एक पर्सन का हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि पर्सन इंक्लूड्स, आपको तो पता है पर्सन में कौन कौन आएगा, जैसे कि पर्सन में इंडिविजुअल आता है, पर्सन इंक्लूड्स, HUF आता है, फार्म आता है, मतलब LLP, फार्म इंक्लूड्स LLP एज पर LLP एक्ट 2008, ओके। LLP, OP, BOI, AJP ये सब आते हैं ना इंडिविजुअल में। देन और अदर पर्सन में होते हैं, पर्सन इंक्लूड्स था ना, मतलब पर्सन इंक्लूड्स मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन था, ओके। अदर पर्सन और कोई भी बचा कुचा कंपनी में आएगा, बस इन सब का हम अभी रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, ओके।
अब हम देखते हैं एक एक करके सारा का सारा रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। जैसे कि सेक्शन 6 में पहले तो हम देखेंगे इंडिविजुअल के केस में कैसे हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। ओके, सेक्शन 6 में कैसे निकालेंगे? सेक्शन 6 इन केस ऑफ, ओके मैं सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। ओके, ये बोलेगा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, सेक्शन 6 में हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकल कर आएगा। ओके, अब हम देखते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में क्या क्या कंडीशंस है जिसको हम सेटिस्फाई करने से हमको मिलेगा, मतलब हमको मिल जाएगा रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे हम निकालेंगे इंडिविजुअल के केस में। जस्ट वेट फॉर मिनट, जस्ट वेट, मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ। ओके वेट, ओके जैसे कि यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं कॉपी में लिख रही हूँ। जैसे कि अन इंडिविजुअल, आपको भी मेरे साथ नोट ही करना है। अन इंडिविजुअल, नोट भी आप अगर चाहे तो सेपरेट करके सारा का सारा नोट्स भी आप नोट कर सकते हैं। मेरे मैं जैसे बना रही हूँ आपको भी मेरे साथ बनाना है। एज, पहले मैं हेडिंग दे देती हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में कैसे हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। ओके, इंडिविजुअल, ओके ये आपको हेडिंग देना है, रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल इज said to be resident of India if he, और सी भी हो सकती है, he satisfy, मतलब कुछ कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करेगी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब बेसिक कंडीशन जो है, फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया है, फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशंस। ओके, ये आपको नोट करना है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इंडिविजुअल के केस में हम कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। जैसे कि अगर इंडिविजुअल के केस है, रेसिडेंट स्टेटस हम कैसे निकालेंगे? पहले तो एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिविजुअल रेसिडेंट हो सकता है अगर वो एनी वन, मतलब कोई भी, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन, मतलब ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बेसिक कंडीशन, कोई एक भी अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। कोई भी एक, बेसिक कंडीशन 2 है, उसमें से अगर वो कोई एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। यह आपको याद रखना है। ओके, एनी वन मतलब एनी वन, कोई भी एक बेसिक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना है। ओके, अब बेसिक कंडीशंस क्या है यह हम लिखते हैं। जैसे कि पहला बेसिक कंडीशन जो है वो है ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ, वो कितने दिन तक, 182 days और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। रिलेवेंट मतलब लगातार, प्रीवियस ईयर। ओके, और को इसीलिए मैं सर्कल में ला रही हूँ क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। और ही इज इन इंडिया फॉर 60 days और मोर ड्यूरिंग relevant previous year
and has been in India for 365 days or more, 365 days or more during 4, ये है 4, ओके ये 4 है, 4 previous year immediately मुझको पता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा नहीं बहुत गंदी है। immediately preceding the previous year, फाइनेंशियल बोल रही थी, नहीं प्रीवियस ईयर, ओके। ये है 2 बेसिक कंडीशन, मैं रिपीट कर लेती हूँ, ओके। एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट तब बनेगा अगर वो एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये है बेसिक कंडीशन 1, ये है बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 1 क्या है? बेसिक एनी वन मतलब अगर ये सेटिस्फाई करेगा, ये नहीं करेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। अगर ये कर लिया, ये नहीं करेगा तो वो रेसिडेंट बन गया इंडिया का। अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो भी इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों ही नहीं करेगा तो कहीं जाकर वो एनआर बनेगा, ओके। कोई एक भी अगर कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। जैसे कि पहला कंडीशन हमारा है, इफ ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। अगर वो पिछले साल, प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल होता है ना, इनकम कमाने वाला साल, ओके। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, ओके। रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, अगर रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में पिछले साल अगर वो 182 डेज और मोर रहा इंडिया में तो वो बन जाएगा इंडिया का रेसिडेंट। और अगर बेसिक कंडीशन 2 मतलब बेसिक कंडीशन 2 क्या बोलता है? ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। अगर वो 60 दिन से ज़्यादा रहा ड्यूरिंग रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल वो 60 दिन से ज़्यादा रहा, एंड ये आपको याद रखना, एंड का मतलब प्लस, एंड का मतलब प्लस, एंड और का बीच बहुत सारा ज़्यादा डिफरेंस है, ओके। रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में अगर वो पिछले साल 60 डेज से ज़्यादा रहा एंड प्लस उसके साथ उसको रहना पड़ेगा has been in India for 365 days or more during 4 previous year immediately preceding previous year, okay। वो पिछले 4 साल में भी वो 365 डेज इंडिया में रहना होगा उसको, फिर कहीं जाके वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। यहाँ पर देखो, आपको पहले तो 60 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करना है, उसके साथ साथ 60 डेज प्लस 365 इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में उसको 4 साल रहना पड़ेगा इंडिया में, ओके। ये है बेसिक कंडीशन 2, ये है बेसिक कंडीशन 1। बेसिक कंडीशन 1 मतलब बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन पहले तो मैं आपको इसका करेक्ट्स भी दूंगी, ओके, आपको इजी हो जाएगा करेक्ट्स देने के बाद, ओके। एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट कब बनेगा? अगर वो 2 बेसिक कंडीशन से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, ओके। अगर बेसिक कंडीशन 1 क्या बोलता है? अगर वो 182 डेज और एग्जैक्ट 182 डेज और उससे ज़्यादा रहा इंडिया में तो वो पिछले साल, तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। और सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? अगर वो इंडिया में 60 डेज तो रहा, पिछले साल वो 60 डेज तो रहा, प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज तो रहा, उसके साथ साथ वो 365 डेज इन 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले 4 साल में उसको 365 डेज इंडिया में अगर वो रहा तो उस केस में ही वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वो नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वो कहीं जाकर एनआर बनेगा, मतलब नॉन रेसिडेंट बनेगा। अगर वो कोई एक ही, यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक कंडीशन 2 में 2 कंडीशन है, मतलब दो एलिमेंट है, एक तो 60 डेज वाला है, दूसरा 365 डेज वाला है। बेसिक कंडीशन 1 में सिर्फ 182 डेज वाला है, ओके। यह आपको नोट करना है, ओके। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो भी लिखी हूँ बस वो मैं रिपीट कर देती हूँ, ओके। बेसिक कंडीशन 1, ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज, ये ऑफ है, 182 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ओके।
Basic condition 2, he is in India for 60 days or more during relevant previous year and has been in India for 365 days or more during 4 previous year immediately preceding the previous year. Okay, ये है हमारा बेसिक कंडीशन दोनों का दोनों. अब मैं करक्स लिख रही हूँ. करक्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं. ओके, करक्स यहाँ पर लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड में करक्स लिखते हैं. करक्स क्या है? ओ सॉरी, करक्स 1. ओके, करक्स हम लिखेंगे. पहले तो बेसिक कंडीशन जो है दो कैटेगरी में डिवाइड है. बेसिक कंडीशन BC मतलब बेसिक कंडीशन. ओके, ज़्यादा दिमाग मत चलाना. बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2. बेसिक कंडीशन 1 में पहले तो अगर वो, ये थोड़ा छोटा लिखना है. बेसिक कंडीशन 2. ओके, अगर वो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो उस केस में क्या बोलेगा वो? रेसिडेंट. अगर वो पहला नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तो वो बनेगा आर मतलब रेसिडेंट. ओके, पहला नहीं किया, दूसरा भी नहीं किया, तो वो क्या बनेगा? NR. अगर वो पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, अब दोनों ही नहीं किया, तो वो NR बनेगा. अगर दोनों ही कर दिया तो वो R बनेगा. ओके, आपको समझ में आया? मैं रिपीट कर रही हूँ. ओके, यहाँ पर मैं इरेज करके NR लास्ट में लिख रही हूँ. ओके, जैसे कि अगर वो पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा. R मतलब रेसिडेंट. अगर पहला नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा. फिर देन अगर वो दोनों का दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर वो रेसिडेंट बनेगा. अगर वो दोनों का दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो जाकर NR बनेगा. ओके, बेसिक कंडीशंस ये है. अब हम देखते हैं, अगर इसको आप लिखना है, उसको नीचे आपको एक लाइन लिखना है करक्स में. इसके नीचे आपको ये लाइन लिखना है. अगर, मैं हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ कि आपको इजी हो जाए. अगर दोनों कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो NR बनेगा. ओके, अगर वो दोनों का दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो NR बनेगा. ओके, ये आपको नीचे लिखना है. ये है करक्स, टोटल बेसिक कंडीशंस का ये करक्स. खत्म. अभी हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे क्या एक्सेप्शन क्या क्या है. मतलब ऐसे कौन कौन सी पर्सन है जो सिर्फ 182 डेज सेटिस्फाई करेंगे. मतलब उन केस में सिर्फ हम 182 डेज देखेंगे. 60 डेज वाला हमारा किसी काम का नहीं है. ओके, इस केस में एक्सेप्शन वाली कुछ केस है. अब हम देखते हैं, उसके साथ रूल 126 लगेगा. ओके, देखते हैं. अब हम एक्सेप्शन देखेंगे, क्या क्या एक्सेप्शन है. अगर हम अगर एक ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अगर हम 182 डेज वाला ही सेटिस्फाई करेंगे, तब हम रेसिडेंट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे. सिर्फ 182 डेज वाला. कुछ केस में हमको सिर्फ 5 स्पेसिफाइड केसेस है, जिस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन ही चेक करना पड़ेगा. ओके, 182 डेज वाला. ओके, 60 डेज वाला नहीं होगा चेक. ओके, बेसिक कंडीशन 1, ओनली बेसिक कंडीशन 1 ही चेक होगा. ओनली बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा, ओनली 182 डेज वाला चेक होगा कंडीशन. ओके, 5 स्पेसिफाइड केसेस ऐसे करके है. जैसे कि मैं आपको पहले तो केसेस को एक जगह लिख लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे. ओके, पहले एक्सेप्शन. मतलब क्या क्या, मतलब ओनली 182 डेज.
ओके हमको सिर्फ 182 डेज ही चेक करना है, 60 डेज वाला यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे। ओके पहले तो हम लिख लेते हैं एन इंडिविजुअल और इंडियन सिटीजन left India for the purpose of employment। अगर वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो उस केस में 182 डेज वाला चेक करेंगे। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। ओके एन इंडिविजुअल मेरी हैंड राइटिंग बहुत वाहियात है। ओके आपको मैं जैसे रिपीट कर रही हूँ आपको वैसे ही लिखना है। और एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया, यहाँ पर रूल नंबर 126 लगेगा। लेफ्ट इंडिया फॉर नहीं एज ए मेंबर्स ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है उसके लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उस केस में 182 डेज वाला कंडीशन चेक होगा। देन इंडिविजुअल एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। अगर वो इंडिया में आ रहा है फॉर एनी पर्पस, ओके फॉर एनी पर्पस and the total income of that person except foreign source income is of to 15 लाख। अगर 15 लाख से ज़्यादा हुआ तो उस केस में अलग कंसेप्ट है, मतलब 182 डेज इस केस में देखना पड़ेगा। ओके 15 लाख तक है। अगर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन है, अगर वो यहाँ पर इंडियन सिटीजन है, यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का पर्सन भी हो सकता है। ओके अगर वो इंडिया में आ रहा है विजिट करने के लिए, एनी पर्पज़ के लिए इंडिया में आ रहा है, अगर उसका इनकम टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़कर अप टू 15 लाख तक है तो उस केस में हमको 182 डेज वाली कंडीशन देखना पड़ेगा। ओके देन 4 कंडीशंस क्या है? एन इंडिविजुअल and Indian origin or Indian citizen visit India for any purpose whose total income except foreign अगर इंडिविजुअल है इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन का पर्सन है, अगर वो इंडिया में विजिट कर रहा है
इंडिया में विजिट कर रहा है, एनी पर्पज़ के लिए विजिट कर रहा है, अगर उसका टोटल इनकम फॉरेन सोर्स का इनकम छोड़कर 15 लाख से ज़्यादा है, उस केस में क्या कंडीशन है। इन तीनों के केस में तो मैं आपको बता दी कि 182 डेज वाला चेक करेंगे। इस केस में 182 डेज भी चेक होगा, उसके साथ साथ और 120 डेज भी चेक होगा, 120 डेज भी चेक होगा। इसके साथ साथ उसको प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर्स वाला भी चेक होगा, इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 4 प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, ये है 4 पॉइंट। ओके, 4 पॉइंट का। इसके साथ साथ 182 है, मैं ब्रीफ में बताऊंगी आपको। 5th पॉइंट, केस 5 में क्या है, इंडिविजुअल ओनली एंड ओनली पर्सन, ओनली इंडियन सिटीजन। ओके, इंडियन सिटीजन होगा, इंडियन सिटीजन whose total income except foreign source income more than 15 लाख। मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए हैंड राइटिंग का ऐसा हल हो गया है। ओके, डोंट वरी। प्लस में इस केस में नॉट लाइबल टू पे, liable to pay tax in any other country। ओके, ये है पॉइंट 5। इस केस में हम क्या देखेंगे, इस केस में ये है डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट। ओके, क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे इस करके एक्सप्लेन करूंगी ना, ये जस्ट मैं आपको लिखवा रही हूँ। डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट जो है अंडर सेक्शन 6 कैपिटल ए, अंडर सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, यह है डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है कि एक इंडिविजुअल है और इंडियन सिटीजन का पर्सन भी है। वो इंडिया के जो इंडिया का क्या है, इंडियन सिटीजन का पर्सन है, उसका जो टोटल इनकम है वो क्या है, फॉरेन सोर्स के इनकम को छोड़कर उसका इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। उसके साथ साथ वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है। मतलब आपने सुना होगा कुछ टैक्स हेवन कंट्री होते हैं, मतलब दुबई, मॉरिशस, ये सब टैक्स हेवन कंट्री है ना। अगर एक पर्सन कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है तो वहाँ उस केस में हम उसके ऊपर डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे अंडर सेक्शन 6(1) कैपिटल ए। ओके, ये है हमारा सारा का सारा एक्सेप्शन। ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है। ओके, ये है सारा का सारा सेक्शन, एक्सेप्शन टू बेसिक कंडीशन। इस केस में हम 182 डेज वाला चेक करेंगे। सिर्फ 4 वाले केस में हम 182 डेज के साथ साथ 120 डेज भी चेक करेंगे। डीम्ड रेसिडेंट वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी करवा ही नहीं हूँ, हमको इस केस में क्या क्या कंडीशन है मैं आपको बताऊंगी। ओके, ये था बस, ओनली 182 डेज वाला देखना है यहाँ पर। सिर्फ 4 वाले केस में हम 120 डेज देखेंगे और डीम्ड रेसिडेंट मैं आपको बताऊंगी। अब हम ब्रीफ में देखते हैं। ओके, ये आपको नोट करना है। अब ये रहा हमारा सारा का सारा एक्सेप्शन, जिसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। ओके, पहले तो हम एक्सेप्शन नंबर 2 कर लेते हैं, जो है यहाँ पर रूल 126 लगेगा। एन इंडिविजुअल और इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर वो मेंबर होगा, क्रू मेंबर्स होगा अगर वो इंडियन शिप में, तो उस केस में 182 डेज हम देखेंगे। अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, किस दिन हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे क्रू मेंबर्स वाला। ओके, अब हम देखते हैं कंडीशन नंबर 2 कैसे निकालेंगे, मतलब एक्सेप्शन नंबर 2। यहाँ पर जो लगेगा रूल नंबर 126 लगेगा। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज in case of
क्रू मेंबर। क्रू मेंबर के केस में हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मतलब कैसे हम आने और जाने का दिन कैसे काउंट करेंगे, मतलब आने और जाने नहीं, ज्वाइनिंग ऑफ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड साइनिंग ऑफ, इसके इस दोनों डेट ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर सिर्फ हमको ये नोटिस करना है, दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, फ्रॉम द, सिर्फ एक लाइन का ही आंसर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये भी आपको नोट करना है, टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, जिस दिन वो डे ज्वाइन किया और जिस दिन वो छोड़ा, साइन ऑफ किया, सॉरी छोड़ा नहीं, साइन ऑफ किया। ओके, इन दोनों को हम मानेंगे डीम्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर मानेंगे। गुड। ओके, रूल नंबर 126 क्या बोलता है, क्रू मेंबर हम कैसे काउंट करेंगे। इस केस में हम जिस दिन वो ज्वाइन किया और जिस दिन वो साइन अप किया, उस डेट, दोनों डेट को हम बाहर मानेंगे। ओके, इसको हम डेज निकालेंगे, यहाँ पर डेट्स भी निकल कर आएगा कि जिस दिन वो ज्वाइन किया और जिस दिन वो साइन अप किया, उस दोनों डेट को हम निकालेंगे। फिर उस जो आएगा जो डीम्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इस दोनों को डेट कैलकुलेट के बाद जो आएगा उसको हम 365 डेज से माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर 365 डेज से यहाँ पर डीम्ड आउटसाइड इंडिया हम माइनस करेंगे। देन हमारा आएगा, अगर वो स्टे इन इंडिया हमारा आएगा, यहाँ आएगा स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया वो कितने दिन इंडिया में रहा, अगर वो 182 डेज से ज़्यादा रहा फिर तो वो रेसिडेंट है, 182 डेज से कम रहा तो वो एनआर है। मतलब यहाँ पर हमको 182 डेज वाला कंडीशन ही चेक करना है, इसीलिए वो एनआर बन गया है यहाँ पर। ओके, ये रहा क्रू मेंबर वाला। मैं दोबारा क्लैरिटी के साथ आपको समझा देती हूँ। देखो, पहले तो क्रू मेंबर वाला ये कंसेप्ट है, अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है, एक इंडिविजुअल है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, मतलब इंडियन शिप का अगर वो मेंबर क्रू मेंबर है तो उस केस में वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो उस केस में हम कैसे काउंट करेंगे, हम देखेंगे वहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, जितना दिन वो इंडिया जिस दिन वो शिप ज्वाइन किया और जिस दिन वो शिप में साइन ऑफ किया, उस दोनों डेट को हम मानेंगे आउटसाइड इंडिया। जितना दिन वो आउटसाइड इंडिया में रहा उसको हम डीम्ड आउटसाइड इंडिया, उसको हम मानेंगे आउटसाइड इंडिया है। देन उसको हम 365 डेज से माइनस करेंगे, जितना आएगा वो आएगा स्टे इन इंडिया, वो कितने दिन इंडिया में रहा। अगर वो जितना आएगा वो 182 डेज से ज़्यादा रहा तो वो रेसिडेंट है, 182 डेज से कम रहा तो वो नॉन रेसिडेंट है। बस ये है रूल नंबर 126। यहाँ पर करक्स में आपको लिखवा रही हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका भी करेंगे। ओके, करक्स में लिख रही हूँ आपके साथ, वेट करक्स, ये आपको भी नोट करना है, डिटेल्स में मैं आपको समझा रही हूँ ना। करक्स 1, करक्स में क्या लिखना है, आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट होगा। ओके, as a crew of Indian ship. Member of Indian ship. Then Corax 2. Corax 2 में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में कवर होगा, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कवर होगा। इंडिया में अगर हम इंडिया का डेफिनेशन तो आपको पता है, कवर होगा एक्सेप्ट आज
ए क्रू मेंबर ऑफ शिप वाले केस में हम इंडिया में मतलब क्या टेरिटोरियल वाटर वाला कवर करेंगे क्या? कवर तो करेंगे, क्रू वाला मेंबर में केस में कवर नहीं करेंगे इंडिया में। ओके, ये लिखा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी बताऊंगी। जैसे कि एक इंडिविजुअल इंडियन के पर्सन है, उस केस में टेरिटोरियल आउटसाइड इंडिया भी होगा, चल जाएगा। टेरिटोरियल वाटर में कवर होगा एक्सेप्ट एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। ओके, इस केस में नहीं होगा टेरिटोरियल वाटर में कवर। ये था हमारा करक्स नंबर 1 में क्या था? आने और जाने के दिन दोनों दिन इंडिया में काउंट हो गए एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप के केस में। और करक्स नंबर 2 था टेरिटोरियल वाटर इंडिया में तो आएगा, पर कवर होगा, पर क्रू मेंबर वाला केस में इंडिया में कवर नहीं होगा। ओके, टेरिटोरियल वाटर। ये था दोनों करक्स। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कैसे आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं 2-3। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए है, इज ए फॉरेन सिटीजन है, वो हर साल ही विजिट इन इंडिया फॉर 100 डेज ईच ईयर। अगर वो हर साल 100 दिन के लिए आता है, तो पहले तो वो 21-22 में 100 दिन के लिए आया, 20-21 में 100 दिन के लिए आया, 18-19 में 100 दिन के लिए आया, एंड 17-18 में भी 100 दिन के लिए आया। ये तो 182 डेज से ज्यादा जा रहा है। मतलब ये हर साल कितने साल के लिए आ रहा है? हर साल वो 100 डेज के लिए आ रहा है। तो इस केस में ये रेसिडेंट बन जाएगा। 182 डेज वाला कंडीशन ये सेटिस्फाई कर चुका है, तो इस केस में ये रेसिडेंट बन गया। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर काजू is an Indian citizen, left India for the first time on 2/6/21. Determine his resident status for assessment year 2022. यहाँ पर तो आपको पता चल गया होगा ये रेसिडेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के गया है। उससे पहले वो इंडिया में ही था, तो यहाँ पर वो रेसिडेंट है। आंसर जो है रेसिडेंट। ओके, ये सिंपल था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। कैलकुलेशन वाला पॉइंट ये है 3। एग्जाम्पल 3 में पहले विजिट इंडिया का मिस्टर जोनस, आपको पता है कौन है? निक जोनस इज ए फॉरेन citizen. He visit India for first time. फर्स्ट टाइम इंडिया में आए। विजिट इंडिया, लेफ्ट इंडिया, इन दोनों का दिया है लेफ्ट इंडिया। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है आर है या एन आर है। पहले तो वो 25 जून को आए 2021 को, गए 15 जुलाई 2021। फिर आए 28/07/21 को, फिर गए 18 सितंबर 21 को। फिर वो इंडिया में आए 14 फरवरी 2022 को, गए 28 फरवरी 2022। फिर वो इंडिया में आए 25 मार्च 2022। फिर वो इंडिया से गए 4 अप्रैल 2022। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि ये एनआर है या आर है। पहले तो ये चारों का चारों केस में ये एनआर ही है। ओके, ये वाला ये सारा का सारा आंसर एनआर ही होगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे होगा। पहले तो ये 25 को आए 25 को आया तो कितने दिन रहा यहाँ पर? 25, यहाँ पर तो 6 डेज रहा। ये जो जून है 30 जून में कितना डेज है? 30 डेज। ये 25 तक रहा, मतलब 25 में आए तो जून में कितने दिन रहे? 6 डेज रहे। देन जुलाई में 15 दिन रहे। ओके, जुलाई में 15 दिन रहे। फिर क्या हुआ? फिर वो आए, यहाँ पर आए 4 दिन के लिए, यहाँ पर जुलाई में रहे, फिर गए, फिर आए, ऐसे करके ये सारा का सारा केस में
टोटल होगा, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक एक करके बताती हूँ। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपको आंसर मैं आपको बताती हूँ। ओके वेट, आई नो इस वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, देख लेते हैं। जैसे कि पहले तो वो आया कितने दिन के लिए, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वो आया 25 जून 21 को, गया वो 15 जुलाई 21 को। इसका मतलब वो जून में कितने दिन रहा, 6 डेज रहा। 25 जून की, जून का जो जून का महीना होता है वो कितना का होता है, 30 दिन का होता है। तो उस केस में वो 60 डेज रहा। देन 6 डेज रहा, उसके साथ साथ 15 डेज वो जुलाई में रहा। देन वो जुलाई 28 को गया, चला गया। फिर वो 18 सितंबर को आया, मतलब 28 जुलाई का महीना 31 डेज होता है उसमें। तो उसमें 28 डेज को आया, मतलब 28 को आया, मतलब वो 31 तक 4 दिन जुलाई में रहा, अगस्त में 31 रहा, सितंबर में 18 डेज रहा। फिर वो गया 14 फरवरी को चला गया। फिर वो 28 वो आया 14 फरवरी 22 को आया। देन 28 फरवरी 22 को वो चला गया। उस केस में वो इंडिया में रहा 15 डेज। देन अभी क्या हुआ, 25 मार्च 22 को आया। इस साल का साल खत्म हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो 7 डेज इंडिया में रहा। तो उस केस में अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 96 डेज निकल कर आएगा। तो इस केस में ये एनआर बनेगा। ये चारों वाला केस में मैंने आपको बताई हूँ, ये सबका आंसर एनआर ही आएगा, एनआर एंड एनआर। ओके, ये चारों का चारा आंसर एनआर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 182 डेज वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 15 प्लस में 4 प्लस में 31 प्लस में 18 प्लस में 15 प्लस में 7, ये देखिए टोटल 96 डेज आ रहा है। ओके, दिख रहा है आपको, टोटल 96 डेज आ रहा है। 96 डेज मतलब ये एनआर है। ओके, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर ए से इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ क्रू एज अ सिंगापुर बोट इन ए इंडियन शिप engaged in course of pursuance of international traffic department from Chennai 6/6/2021, determining his residential status, date of joining of 6/6/21 and date of signing of 9/12/21। ओके, ये एक पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया सिंगापुर बोट का वो क्या है, क्रू मेंबर है सिंगापुर बोट में। तो उस केस में इंडिया चेन्नई को वो डिपार्चर हुए, चेन्नई को 6/6/21 इस केस में हम निकालेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ दिया हुआ है। तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने पहले ही पढ़ा था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ साइनिंग जितना दिन होगा उसको हम पहले तो डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे, 365 डेज से माइनस करेंगे, जितना आएगा। अगर वो 182 डेज से ज़्यादा है फिर तो वो रेसिडेंट है, और एग्जैक्ट 182 डेज है वो भी रेसिडेंट है। अगर नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमको 182 डेज वाली ही कंडीशन चेक करनी है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो जून में कितना दिन रहा, 25 डेज रहा, मतलब 6 डेज मतलब ये यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, 6 जून 21, मतलब जून में वो 25 डेज, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31, देन सितंबर में 30, देन अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 9 डेज। दिसंबर में वो डेट ऑफ साइनिंग ऑफ 9 डेज, मतलब यहाँ पर टोटल आया 187। अगर हम 187 को माइनस करेंगे, 187 को अगर हम 365 डेज से माइनस करेंगे 187, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 178। तो ये क्या आएगा, 178 जो आएगा तो वो 182 डेज से कम है, 182 डेज से कम है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, एनआर बन जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है, आप डोंट माइंड कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर एनआर ही होगा। ओके, इजी है, समझ में आया या मैं दोबारा करवा देती हूँ। ओके वेट, पहले तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दिया है 6/6/21, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ 9/12/21।
इनमें इनमें हम काउंट करेंगे कितना दिन डीम्ड आउटसाइड इंडिया है। यहाँ पर जो आएगा डेज वो है डीम्ड आउटसाइड इंडिया। इसको हम 365 डेज से माइनस करेंगे, जितना आएगा वो आ गया हमारा आंसर। तो अभी हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पर जून में वो 30 डेज था, यहाँ पर वो 25 डेज जून में रहा। जुलाई में वो 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में वो कितना दिन रहा? अक्टूबर में वो 31 डेज रहा। नवंबर में 30 रहा। दिसंबर में वो 9 दिन रहा। तो इन सबको हम ऐड करते हैं अभी। 25, 31, 31, 30, 31, 30 प्लस 9, 187 आया। इसको हम क्या करेंगे? 365 डेज माइनस 187 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 365 माइनस 187, 178। ये आएगा हमारा आंसर। ये लेस देन 128 है। सॉरी 182 डेज, लेस देन 182 डेज है। इस केस में ये NR है, हेंस प्रूव्ड। ओके, ये आंसर। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ डीम्ड आउटसाइड इंडिया, ये जो डेज निकल कर आया 187 डेज, ये आया हमारा डीम्ड आउटसाइड इंडिया। इसको हम माइनस करेंगे अगर 365 डेज से, तो ये आएगा हमारा 178। 178 इज लेस देन 182, तो इस केस में ये है NR। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम ROR के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, किसको हम ROR एडिशनल कंडीशंस क्या क्या है ये सब हम देखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।